डेट इज प्लेसेंटा, ठीक है, डेट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हम पढ़ेंगे, पेज नंबर है डॉक्टर निमरा, पेज नंबर है 640, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये जो डायग्राम है ये काफी कॉन्सेप्चुअल और आपका इसमें 100% कॉन्सेप्ट लाजमी होना चाहिए, हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रोमनस ओलिगोहाइड्रोमनस क्या होता है, उसके बाद हम फिर वापस चलेंगे और हम पढ़ेंगे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। देन हम पढ़ेंगे नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, और फिर ये कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं ये हम पढ़ेंगे। और इस हम आज की क्लास बिल्कुल आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसलिए आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको एक कुछ बेसिक बातें पढ़ाई थी, वो बेसिक बातें हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि क्या होगा कि जब क्या होती है फर्टिलाइजेशन होती है, फर्ज करें कि ये क्या था, एग था। ये मैं सारी बातें पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ हम 2 मिनट लेंगे ताकि आपको चीजें समझ आ सके कि प्लेसेंटा बनता कहाँ से है। सबसे पहले क्या होता है, एग होता है, ठीक है, एग होता है। इस पे आके स्पर्म क्या करता है, इसको फर्टिलाइज करता है। तो सबसे पहला जो डे 0 पे काम होता है, डेट वाज फर्टिलाइजेशन। ये कब काम होता है, डे 0 पे। उसके बाद हमने कहा था कि क्या होता है जब एक दिन गुजरता है, जब एक दिन गुजरता है तो ये जो हमारा जाइगोट है, इसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है इसमें फर्स्ट क्लीवेज बनती है, इसमें क्या होती है, फर्स्ट क्लीवेज बनती है। एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लीवेज। और ये होता है डे 1 पे, ठीक है। एक दिन जब गुजरता है फर्टिलाइजेशन को तो ये 2 सेल स्टेज बन जाती है। जब एक दिन गुजरता है तो 2 सेल स्टेज बन जाती है। उसके बाद जब डे 2, ठीक है, 2 दिन गुजरते हैं, ठीक है, जब 2 दिन गुजरते हैं तो क्या होता है, जब 2 दिन गुजरते हैं तो सेकंड क्लीवेज होती है। फर्ज करें पहले एक ये क्लीवेज थी और एक ये क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज होगी। तो एक सेल किस में डिवाइड हो जाएगा, 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं 4 सेल स्टेज, इसको हम क्या कहते हैं, 4 सेल स्टेज। इसको हम कहते हैं 2 सेल स्टेज, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि क्या होता है, आपके चौथे से 5वें दिन यही जो जाइगोट है ये काफी ज्यादा क्लम्प ऑफ सेल्स बना लेता है, एक सेल्स का गुच्छा बना लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मरूला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मरूला कहते हैं। ये जो हमारा सेल है, जो जाइगोट है, ये काफी ज्यादा क्लम्प ऑफ सेल्स बना लेता है, इसको हम कहते हैं मरूला। और इसमें काफी ज्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इस तरह क्लीवेज होती हैं और ये काफी ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इसको हम कहते हैं मरूला। उसके बाद जब एक हफ्ता गुजर जाता है फर्टिलाइजेशन को, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अल्लाह भला करे क्या होता है, ब्लास्टूला बनता है। उसके बाद क्या बनता है, ब्लास्टूला। लेकिन ब्लास्टूला में क्या था, एक साइड पे गुच्छा था, ठीक है, एक साइड पे क्या था, गुच्छा था सेल्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इनर सेल मैस, जिसको हम क्या कहते हैं, इनर सेल मैस कहते हैं, इनर सेल मैस कहते हैं। और जो आपका ये साइडों पे एक सेल्स की लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये हमने हफ्ते वाले दिन पढ़ा था, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट हमने पढ़ा था हफ्ते वाले दिन। अब हम देखते हैं कि यार इसका क्या चक्कर है, कि अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि यार जो हमारी इनर इनर सेल मैस है ना, पहले जब ये 2 हफ्ते गुजरते हैं, सेकंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी आता है, तो क्या होता है, ये बाइलेमिनर डिस्क बनाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। ये जो इनर सेल मैस है, फर्ज करो कि ये इनर सेल मैस है, तो ये एक ऊपर वाली लेयर बनाएगा, ठीक है, इस तरह ये एक बनाएगा जिसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, ऊपर वाली लेयर को एपीब्लास्ट। और ये एक कैविटी बनाता है जिसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, और ऊपर वाली कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी। और जो नीचे वाली आपकी लेयर है, ठीक है, जो आपकी नीचे वाली लेयर है, ये क्या है, दैट इज योर हाइपोब्लास्ट। और ये एक कैविटी बनाती है जिसको हम कहते हैं यॉर्क सैक, ठीक है। और ये आपने काफी ज्यादा लोगों की लेक्चर जब सुने होंगे तो आपने ये डायग्राम देखी होगी। अब आपको ये समझ आ गई कि ये कहाँ से आती है, ये आती है इनर सेल मैस से, ठीक है। इनर सेल मैस आगे 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है 2 हफ्तों के बाद। लेकिन 3 हफ्तों के बाद यही जो इनर सेल मैस है ये 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्राई लैमिनार डिस्क, जिसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, इसको हम कहते हैं ट्राई लैमिनर डिस्क। अब ये तो हो गई पुरानी बातें जो हमने हफ्ते वाले दिन पढ़ी थी। अब हम आज क्या पढ़ने लगे हैं, आज अब जो हम पढ़ने लगे हैं, आज हम ज्यादातर अपना फोकस रखेंगे ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर। ज्यादातर हम फोकस रखेंगे किस पे, ट्रोफोब्लास्ट पे। और पहले तो अपना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका बनाता है प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को तो सबको पता है ना कि जब हम सारे माशाल्लाह बेबी थे तो हम प्लेसेंटा में थे, जो हमारी माँ से खुराक मिलती थी वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलती थी, प्लेसेंटा के थ्रू मिलती थी। और इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके लिए वही पूरी दुनिया होती है, लेकिन जब वो दुनिया में आता है तो उसकी पूरी दुनिया ही उसके लिए कम हो जाती है। ठीक है, तो जो बच्चा है वो खुराक हासिल किससे करता है, प्लेसेंटा से हासिल करता है। और प्लेसेंटा कहाँ से बनती है, ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। और बेबी कहाँ से बनता है, बेबी हमारा बनता है जी इनर सेल मैस से। ये जो इनर सेल मैस है ये बनाता है बेबी। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या बनाता है, प्लेसेंटा, ये क्या बनाता है, प्लेसेंटा।
अब हम आज ज्यादा अपनी डिस्कशन किस पे करेंगे, प्लेसेंटा पे करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी चीजें जिसमें इनर सेल मैस है, फिर हम इनर सेल मैस की डिस्कशन करेंगे। तो आज ज्यादा जो डिस्कशन है दैट इज योर ट्रोफोब्लास्ट के। ट्रोफोब्लास्ट को हम देखते हैं कि यार ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, क्यों बनता है, कहाँ से आता है। तो कहाँ से आता है, ये आपका आंसर मिल गया कि जो आपका ब्लास्टूला होता है, जो ब्लास्टूला है जिसने आके इम्प्लांट होना होता है, वो क्या होता है, वो उसके एक सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और वो ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं, ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि जो ब्लास्टोला है वो कब इम्प्लांट होता है, वो की कौन से डे पे इम्प्लांट होता है जी, एनीवन। ये एमसीक्यूज था कि जो ब्लास्टोला है ये फर्टिलाइजेशन के कितनों दिनों के बाद ये इम्प्लांट होता है। तो 6 से 10, 6 से 10, यस। डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर जोहा सारे सही बता रहे हैं कि 6 से 10 दिनों के बाद ये क्या होता है, इम्प्लांट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि भाईजान बताएं कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, लेकिन कितने दिनों के बाद जो हमारा वो जाइगोट है वो इम्प्लांट होगा, तो आपने कहना 6 से 10 दिनों के अंदर अंदर हो जाता है। और मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि अगर एक खतून है, ठीक है, अगर एक खतून है और वो उसने इंटरकोर्स किया है, वो कितने दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट कर सकती है जी, जल्दी बताएं। कितने दिन के बाद वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट कर सकती है। डॉक्टर तरीमा आप गलत बता रही हैं, डॉक्टर अदनान आप भी गलत बता रहे हैं। प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट पूछ रहा हूँ। डॉक्टर खिजर हयात, डॉक्टर पकीजा और डॉक्टर अदनान वजीर अब सही बता रहे हैं कि वो 14 दिनों के बाद, 2 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर वो बहुत जल्दी में है तो अब वो 7 दिनों के बाद अपना ब्लड टेस्ट करवा सकती है। 7 दिनों के बाद ब्लड टेस्ट करा सकती है, और 2 हफ्तों के बाद वो क्या कर सकती है, 2 हफ्तों के बाद वो अपना करवा सकती है जी, अल्लाह भला करे, प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि यार जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है। ट्रोफोब्लास्ट आपका बनाता है प्लेसेंटा, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा है किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से। ये तो अब आपको बात समझ आ गई कि ट्रोफोब्लास्ट किससे बनता है, प्लेसेंटा से बनता है, प्लेसेंटा से बनता है, ओ सॉरी, प्लेसेंटा किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। अब हम हमारी स्टडी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी वाली बातें करते हैं, उसके बाद देन वी विल गो फॉर देन हम उसके बाद जाएंगे डायग्राम पे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा की बात करते हैं कि प्लेसेंटा क्या है, ठीक है। तो प्लेसेंटा इज, आपकी बुक की लाइन है, प्लेसेंटा पेज नंबर 640 है। प्लेसेंटा क्या है, इट इज प्राइमरी साइट, ठीक है, इट इज प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, इट इज प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि जो बेबी है उसको जो खुराक वगैरह मिल रही होती है, जो उसको ऑक्सीजन वगैरह मिल रही होती है, इट इज ड्यू टू प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के थ्रू उसको मिल रही होती है, प्लेसेंटा के थ्रू उसको क्या मिल रही होती है, खुराक मिल रही होती है, प्लेस न्यूट्रिएंट्स यहाँ, फिर इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज और जो सारी चीजें हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि यार प्लेसेंटा होता क्या है। लेकिन प्लेसेंटा को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो आपके ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ब्लास्टूला में, ट्रोफोब्लास्ट इसने क्या बनाना था, इसने प्लेसेंटा बनाना था। लेकिन जो ट्रोफोब्लास्ट हैं ये 2 सेल्स, ये 2 तरह के सेल्स बनाते हैं। अभी मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। जो ट्रोफोब्लास्ट हैं ये तो 2 तरह के सेल्स बनाते हैं। पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं सिंक्शियो ट्रोफोब्लास्ट, जिसको हम कहते हैं सिंक्शियो ट्रोफोब्लास्ट। उसके अलावा जो आपके ट्रोफोब्लास्ट की सेकंड टाइप है, दैट इज योर साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, 2 सेल्स में 2 तरह के सेल्स बनाता है। एक को हम कहते हैं सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, एक को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाना था, प्लेसेंटा बनाना था। अब ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये क्या है, दे आर इनर, ठीक है, ये अंदर की तरफ होते हैं। जो आपके अभी हम पढ़ेंगे एक चीज पढ़ेंगे, कोरियोनिक विलाई, उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखें कि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये अंदर की तरफ होते हैं, और ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है, ये मतलब सपोर्ट देते हैं। जो प्लेसेंटा होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये अंदर की तरफ होते हैं और ये क्या करते हैं, सपोर्ट पैदा करते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे इंपॉर्टेंट है जिनको हमने पढ़ना है, दैट इज योर सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। जो कोरियोनिक विलाई है ये उसकी आउटर सरफेस पे होते हैं, उसकी बाहर की तरफ होते हैं, आउटर सरफेस पे होते हैं। उसके अलावा आउटर सरफेस पे होते हैं और क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपका जो ये जो सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट है ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं, दे प्रोड्यूस हार्मोन बीटा एचसीजी। और मैंने आपको बताया था जो आप प्रेगनेंसी स्ट्रिप करते हो यूज, वो कौन सा हार्मोन डिटेक्ट करती है, वो बीटा एचसीजी डिटेक्ट करती है। तो वो अब आपसे कोई बंदा पूछे कि यार बताएं बीटा एचसीजी प्लेसेंटा के कौन से सेल्स बनाते हैं, तो आपने कहना है सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। आपने क्या कहना है, सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट।
और आउटर लेयर ऑफ कोरियोनिकुलाई ये क्या बनाते हैं, आउटर लेयर बनाते हैं, बीटा एचसीजी बनाते हैं। लेकिन जो बीटा एचसीजी है ये किस किस से मिलके बनता है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर किस किस से मिलता है, इसका स्ट्रक्चर मिलता है एलएच से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अभी हम पढ़ेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है। उसके अलावा और किससे मिलता है, एफएसएच से मिलता है, एफएसएच से मिलता है। अच्छा, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि प्रेगनेंसी में एक मिनट, बल्कि हम आगे चलते हैं, एफएसएच के अलावा इसके अलावा और किससे मिलता है, टीएसएच से, ठीक है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार बताएं कि प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन क्यों ज्यादा हो जाता है, तो जी आपके आंसर सामने है बिल्कुल। देखो मैं आपको बताता हूँ, इन सब में ये जो जितने भी हार्मोन हैं इनमें बीटा सब यूनिट सेम होता है, इनमें एक सब यूनिट सेम होता है, बीटा सब यूनिट, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब बीटा एचसीजी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बन रहा होता है तो इसकी वजह से टीएसएच भी ज्यादा स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी में हाइपर थायराइडिज्म होती है, थोड़ा सा जो थायराइड है वो ज्यादा होता है। जी डॉक्टर जोहा इधर सिर्फ एलएच लिखी है, लेकिन आगे आप हम देखेंगे पैथोलॉजी में एफएसएच टीएसएच एलएच सारे लिखे हुए हैं। तो ये कंसेप्ट हमने दोबारा भी पढ़ना है कि जब प्रेगनेंसी में आपकी जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 क्यों ज्यादा होते हैं, तो उसका रीजन ये है। ठीक है, खैर हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, ये एमसीक्यूज आपने नहीं भूलना कि जो सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट है ये क्या बनाता है, बीटा एचसीजी बनाता है, ठीक है, बीटा एचसीजी बनाता है। और आगे उसने लिखा हुआ है कि ये जो एलएच है, ठीक है, ये जो एलएच है ये क्या करता है, तो ये जो जो बीटा एचसीजी है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कार्पस ल्यूटियम को, स्टिमुलेट करता है किसको, कार्पस ल्यूटियम को। अब कार्पस ल्यूटियम क्या चीज है, तो आपको पता होना चाहिए, जो ओवरी में क्या होते हैं, आपके फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। अब ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं जब ये एग रिलीज कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। दोबारा सुने, जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है इसको हमने पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की यही बेस है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपको आगे समझ आ जाएगी। लेकिन जिनको समझ आ रही है वो सुन लें कि जो ओवरीज में प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, जिसने एग बनाना होता है, जब वो एग को रिलीज कर देते हैं तो पीछे वो कचरा बच जाता है, पीछे वो क्या बच जाता है, डेब्रिस ऑफ सेल्स बच जाता है, उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। लेकिन कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, अगर तो प्रेगनेंसी हो जाए तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। लेकिन इसको कैसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, आपने कहना है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बीटा एचसीजी बढ़ता है। बीटा एचसीजी क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम के पास आता है और उससे सलाम दुआ करता है, जब सलाम दुआ करता है तो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया, तो बीटा एचसीजी क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम के पास आके प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता है। इस वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। ठीक है, जब एक लेडी है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है। इसको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिलहाल आपने सिर्फ यही याद रखना है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है इम्यूनोलॉजी के बारे में। देखो अब मेरा आपसे सबसे एक सवाल है, बिल्कुल एक कॉमन सा सवाल है। जो फीटस है, ठीक है, जो माँ के फीटस है, मतलब उसकी यूट्रस में जो फीटस है, बेबी है, वो तो माँ का ही बेटा है ना, माँ का बेटा या बेटी है। तो मुझे बता सकते हैं आप कि जो माँ का इम्यून सिस्टम है उस फीटस के खिलाफ क्यों एक्टिवेट होगा, इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिवेट होगा, क्योंकि माँ मतलब उसी माँ का बेबी है ना वो। डॉक्टर तेरी बता रही है जी एमएचसी इसका आंसर नहीं है, जल्दी बताएं। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट क्यों होगा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। स्पर्म इज फॉरेन बॉडी। डॉक्टर अदनान थोड़ा थोड़ा पास पहुंच गए, लेकिन क्लियर कट इसका आंसर बताएं कि बेबी जो है, बेबी के खिलाफ माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो क्यों नहीं एक्टिवेट होता, या उसको क्यों एक्टिवेट होना चाहिए, हमारी अकल क्या कहती है कि क्यों इसका। यस, डॉक्टर मुदस्सर शबाज बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो माँ का इम्यून सिस्टम है, जो बेबी है उसके लिए फॉरेन सेल क्यों है, हालांकि जो माँ है उसका जो बेबी है वो उसी का बेबी है ना, किसी और का तो नहीं है, तो जो सेल्स हैं वो उसी के होंगे। अब हम ये पहले देखते हैं कि जो मदर का इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिवेट होगा, तो हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 50% जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसकी होती है, फादर की। ठीक है, 50% किसकी होती है, फादर की, और 50% किसकी होती है, मदर की। जो मदर वाली करेक्टरिस्टिक्स है उनको तो मदर की बॉडी बर्दाश्त कर लेगी, मदर की बॉडी 50% करेक्टरिस्टिक्स को तो बर्दाश्त कर लेगी। बट जो फादर से 50% आई है वो मदर के लिए तो फॉरेन है ना, मदर के लिए तो वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है। इस वजह से जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सकता है, मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सकता है कि यार ये तो कोई बाहर से चीज आ गई है। क्यों, क्योंकि जो फादर का 50% है वो तो क्या है, फॉरेन है, स्पर्म क्या है, फॉरेन है। लेकिन
ये क्या होता है कि ये जो आपका ये अपना सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज, एक प्रोटीन होती है, आपने याद रखना है, हमने इसको इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इन सब के ऊपर ना दो तरह की आपकी क्लास होती है, एमएचसी क्लास 1 एंड एमएचसी क्लास 2। अब इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्लास 1 कब कब एक्टिवेट होती है, क्लास 2 कब एक्टिवेट होती है। लेकिन फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ये जो एमएचसी क्लास 2 है, इसका पूरा नाम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास। अब ये क्या करती है, इसने फॉरेन ऑब्जेक्ट को पकड़ना होता है, इसने क्या करना होता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट को पकड़ना होता है, इसको इनगल्फ करती है और इसको फिर आपके फौजियों के सामने पेश करती है, टी लिम्फोसाइट के सामने पेश करती है। लेकिन ये जो आपके सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट हैं, इन पे क्या होता है, लैक ऑफ एमएचसी, ठीक है, लैक ऑफ एमएचसी क्लास 1, ठीक है, एमएचसी क्लास 1 नहीं होती, इन पे एमएचसी क्लास 1 नहीं होती। जब एमएचसी क्लास 1 नहीं होगी तो क्या होगा, क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो चूंकि 50% जो सेल्स हैं वो फादर से आए हुए हैं, तो इसलिए मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। इट द रीजन इज एमएचसी, लैक ऑफ एमएचसी क्लास 1, एमएचसी क्लास 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। ओके, हम आगे चलते हैं। अब आई होप कि आपको बात मेरी समझ आ गई है कि सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट और ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि और इसने क्या लिखा है। उसने लिखा है आउटर लेयर ऑफ कोरोनिक्यूलाई सिंथेसाइज बीटा एचसीजी करता है, उसके अलावा इसका एलएच के साथ स्ट्रक्चर मिलता है, उसके अलावा ये क्या करता है, ये ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये जो प्रोजेस्टेरोन बनता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान बनता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना आता है, 0 से लेकर 12 वीक तक, ठीक है, 0 से लेकर 12 वीक तक क्या आता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरोन कौन बनाता है, कार्पस ल्यूटियम बनाता है। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि यार बताएं कि सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर का, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके प्रोजेस्टेरोन कौन बनाता है, तो आप आंसर करें, मैं बाकी इसको एक दफा रिपीट कर दूं, स्टूडेंट क्या है रिपीट कर दें। ओके, मैं कह रहा हूँ एमएचसी क्लास का मैंने ये बताया है। एमएचसी क्लास क्या होती है, एमएचसी क्लास ना, इसका पूरा नाम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1, ठीक है। ये इसकी ना टू टाइप्स हैं, क्लास 1 क्लास 2। अब क्या होगा, आप इसमें ना हम इसको इम्यूनोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो जब आपका कोई बैक्टीरिया आता है ना, फर्ज करो आपका कोई बैक्टीरिया आता है, तो अगर वो बैक्टीरिया आता है और उसको पहले ये जो एमएचसी क्लास है उसको इनगल्फ कर लेती है, वो सेल के अंदर चली जाती है, देन उसको प्रोसेस करके फिर आगे आपके टी लिम्फोसाइट्स या आपके जो जितने भी फौजी हैं उनके सामने पेश किया जाता है। इसको हम कहते हैं एमएचसी क्लास 1, ठीक है, एमएचसी क्लास 1, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में। अब इस बंदे ने आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना था, इस बंदे ने फौजियों को जगाना था। लेकिन क्या हुआ कि ये चूंकि सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट पे जो आपका प्लेसेंटा है उस पे एमएचसी क्लास 1 नहीं होती। जब उस पे एमएचसी क्लास 1 नहीं होती तो क्या होगा, जब एमएचसी क्लास 1 उस पे नहीं होती तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, फौजी सोए ही रहेंगे। तो ये हमारे हमारे लिए अच्छी बात है। अगर एमएचसी क्लास 1 होती तो क्या होता, क्योंकि 50% जो फीटस के सेल हैं वो फादर से आए हुए हैं, तो इसलिए मदर उसको ये समझ लेगी यार ये तो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो उसको फिर जो उसके वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। डॉक्टर काशी बता रहे हैं जी, इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ओवरी मेक प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी तो ओवरी बना रही है, कार्पस ल्यूटियम ओवरी में ही होता है। जी बताएं यार, गूगल कर लें कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका कौन बनाता है। जी डॉक्टर अदनान लावे शाबाश। जो आपका प्लेसेंटा होता है, ये एमसीक्यूज है इसलिए मैंने आपसे पूछा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरोन कौन बनाता है, इसको हम लिख लेते हैं, ये एमसीक्यूज है सारे। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपका प्रोजेस्टेरोन है कौन बनाता है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्पस ल्यूटियम बनाता है, कार्पस ल्यूटियम। लेकिन अगर कोई अल्लाह का बंदा आपसे पूछ ले, अगर कोई अल्लाह का बंदा पूछ ले कि यार बताएं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन बनाता है, तो कार्पस ल्यूटियम नहीं कह देना। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन बनाता है, प्लेसेंटा ही बनाना शुरू कर देता है, प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ये एमसीक्यूज है। ओके, हम आगे चलते हैं, सिंक्शोट्रोफोब्लास्ट भी हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डायग्राम्स की, कि डायग्राम्स क्या हैं, क्या डायग्राम्स हैं। अच्छा, अब देखो, मैंने कहा हमने जो अब इसको गौर से देखना है, ये बहुत बेसिक सी बात है, ये बिल्कुल एबीसीसी है। देखो, फर्ज करो कि दिस इज ब्लास्टूला, ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टूला। इसके इर्द गिर्द क्या थे, आपके ट्रोफोब्लास्ट थे, और ये क्या था, इस साइड पे क्या है, इनर सेल मैस है। अब हम पढ़ते हैं कि यार ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इसको ना जरा हम जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अब जूम करके देखने लगा हूं कि यार अब ना ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसको मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ। तो इसमें जो जब मैंने जूम करके देखा तो ये किस तरह का मुझे नजर आएगा, ये मुझे इस तरह का नजर आएगा, ठीक है, एक फूल सा बना होगा, ठीक है, एक फूल सा बना होगा। और इसमें क्या होंगी, इसमें ना ब्लड वेसल्स होंगी, इसमें क्या होंगी, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी। और ब्लड वेसल्स कौन सी होंगी, आपके प्लेसेंटल आर्टरीज, प्लेसेंटल वेन्स होंगी। अब क्या होगा, अब इनमें इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। ये जो फिरोजी कलर से बनाया है, इट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, इट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। लेकिन
इसके इर्द गिर्द एक और लेयर होगी, इसके इर्द गिर्द एक और लेयर होगी जिसको हम कहते हैं सिंक्शियो ट्रोफोब्लास्ट। ये दोनों लेयर्स क्या हैं? दे आर लेयर्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाली लेयर को हम साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि सपोर्ट करती है, बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? सिंक्शियो ट्रोफोब्लास्ट। दोबारा सुने, अंदर वाले सेल्स, अंदर वाली लेयर को हम साइटोट्रोफोब्लास्ट, बाहर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे? बाहर वाली लेयर को हम सिंक्शियो ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। ओके जी, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अभी ज्यादा नहीं हुआ। ओके, अब हम थोड़ी सी डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये जो डायग्राम्स है मैंने ऊपर ये निकाली थी किसी बुक से। तो ये देखो, ये डायग्राम्स है, ये डायग्राम आपने अपनी बुक पे लाजमी बनानी है। ये डायग्राम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगी, वरना आपको ये कल ही भूल जाएगा। देखो, ये उसने ना एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है, हालांकि इस तरह का हमें कोई नजर नहीं आता, लेकिन उसने आपको समझाने की कोशिश की है कि देखो ये क्या था, ये क्या है, ये जो मैंने ये सर्कल किया है, इट इज इनर सेल मैस, दिस इज इनर सेल मैस। ये क्या है? इनर सेल मैस है। और ये जो उसने ब्लू से बनाया हुआ है, इट इज एपीब्लास्ट, इट इज एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट जो एक कैविटी बनाता है, एक खाली जगह बनाता है, उसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। उसमें क्या होता है? आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और जो आपका ये नीचे उसने ब्लैक से बनाया हुआ है, इट इज यॉर्क सैक, इट इज यॉर्क सैक। और यॉर्क सैक क्या करता है उसको हम बाद में देखते हैं। अब ये तो होगी एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक। अब उसने क्या बनाया हुआ है? ये जो देखो, जिस तरह एक आरी के वो नहीं होते, टीथ होते हैं, तो इसी तरह उसने दिखाया हुआ है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डिफरेंट वो क्या बनाता है? डिफरेंट तरह की प्रोजेक्शन बनाता है। ठीक है, इन प्रोजेक्शन में ये जो बाहर वाली चीज है, ठीक है, ये जो बाहर वाली चीज है ब्लू से, इसको हम कहते हैं सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। ये जो ब्लड है, ये जो रेड है, इसको हम कहेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसको जब हम और जूम करके देखेंगे, इसी चीज को जब हम और जूम करके देखेंगे, तो हमें किस तरह का नजर आएगा? कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये देखो, ये देखो, ये जो है इसमें ये जो ब्राउन ब्राउन बना हुआ है, ये क्या है? दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में क्या है? दो तरह के सेल्स हैं, बाहर वाले सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाले कौन से हैं आपके? कौन से हैं जी? साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब अभी तक आप, मुझे पता है आप लोगों का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई है, फुल समझ नहीं आई, तो अभी हम इसको और ज्यादा पढ़ते हैं, फिर आपको और ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो डायग्राम पे हम दोबारा आते हैं। पहले हम थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं कि यार क्रोनिक विलाई विलाई क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये वाला, ये जो फूल नुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कोरियोनिक। ठीक है, कोरियोनिक विलाई, इसको हम क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई। इसको हम क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई। डॉक्टर समीना, एकदम एक मिनट, मैं डायग्राम दोबारा इसको समझाता हूँ, फिलहाल आप जो मैं बात से समझा रहा हूँ आप वो समझे। कोरियोनिक विलाई, ठीक है, कोरियोनिक विलाई। ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, ये क्या होगा? ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, इनमें क्या होती है? दे आर प्रोजेक्शंस। इनमें बाहर वाला सेल्स कौन सा होगा? सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाला कौन सा होगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये तो हो गई सीधी बात। अब क्या करता है ये जो आपका कोरियोनिक विलाई है ना, ये क्या है? ये फूलनुमा स्ट्रक्चर है, दे आर फ्लावर्स लाइक। ये क्या करते हैं? यूट्रस की जो वाल होती है उसके साथ ये जाके चिपक जाते हैं। अब हम उसको देखते हैं कि यार जब ये चिपकते हैं तो क्या होता है। अब इसमें थोड़ी सी बेसिक्स टर्म्स हैं, उसको ये आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, इसको लिख लेना। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डिसीजुआ बेसिलिस। ठीक है, डिसीजुआ, डिसीजुआ बेसिलिस, डिसीजुआ बेसिलिस। डिसीजुआ का मतलब क्या होता है? डिसीजुआ का मतलब होता है लेयर। ठीक है, तो जो यूट्रस होती है, जो यूट्रस होती है, जिसको हम उर्दू में बच्चा तानी भी कहते हैं, यूट्रस की दो, जो एंडोमीट्रियम होता है उसकी दो लेयर्स होती हैं। जो एंडोमीट्रियम होता है, एंडोमीट्रियम, उसकी दो लेयर्स होती हैं। एंडोमीट्रियम की कितनी लेयर्स होती हैं? टू लेयर्स। जो एक लेयर होती है उसको हम कहते हैं बेसिलिस। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर होती है बेसिलिस, ये क्या करती है? ये अटैच करती है, किसको अटैच करती है? ट्रोफोब्लास्ट को अटैच करती है, प्लेसेंटा को अटैच करती है। उसके अलावा जो उसके अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं डिसीजुआ फंक्शनैलिस। ठीक है, डिसीजुआ फंक्शनैलिस। और इसमें क्या होते हैं? इसमें ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या होते हैं? ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। ओके, अब ये जो डिसीजुआ बेसिलिस है, ये क्या है? डिसीजुआ बेसिलिस को हम, इसका दूसरा नाम है बेजल प्लेट, इसको हम बेजल प्लेट भी कहते हैं। इसको बुक पे लिख लेना, या नहीं लिखा हुआ, बेजल प्लेट। जो डिसीजुआ बेसिलिस है इसको हम कहते हैं जी बेजल प्लेट। अब ये क्या करती है? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कहां से बनती है? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम मटरनल एंडोमेट्रियम। जो मदर का एंडोमेट्रियम होता है, अभी तक जो कोरियोनिक विलाई था वो किसका था? वो फीटस का पार्ट था। लेकिन ये किससे बनती है? मटरनल, मटरनल एंडोमेट्रियम से बनती है। मटरनल एंडोमेट्रियम से बनती है, जो मटरनल, जो मदर का यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उससे बनती है। उसकी क्या है? ये एक लेयर है, उसकी एपिथेलियम की लेयर है। उसके अलावा इसमें क्या आता है? इसमें मटरनल ब्लड आता है। ठीक है, इसमें जो मदर का ब्लड आता है इन लिक्यूना। ठीक है, इन लिक्यूना। अब लिक्यूना क्या है? लिक्यूना के आगे लिखे स्पेस। ठीक है, ये खाली जगह होती है। अब ये खाली जगह कैसे बनती है इसको हम डायग्राम समझते हैं, फिलहाल लिखे सिर्फ लिक्यूना। उसके बाद यूट्रस एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन।
ठीक है, यूट्रस एट द साइट ऑफ, जहां पे जो बेबी इम्प्लांट होना होता है, ये वो वाली जगह है जो डिसीजो अबसाइलिस, ये यूट्रस की वो वाली जगह है जहां पे बेबी ने क्या होना होता है, इम्प्लांट होना होता है। दोबारा सुने, डिसीजो अबसाइलिस बेजल प्लेट वो वाली जगह है जहां पे बेबी ने इम्प्लांट होना होता है। तो यूट्रस एट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, एट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, जहां पे जो बेबी है उसने इम्प्लांट होना होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिसीजो अबसाइलिस। ये क्या है, एपिथेलियम है, एंडोमेट्रियम से बनती है, और ये लिक्यूना में, लिक्यूना भी हम पढ़ते हैं क्या होता है, यूट्रस एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यूट्रस एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। और ये क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है मतलब कि ये सलाम दुआ लेती है, किसके साथ सलाम दुआ लेती है, ट्रोफोब्लास्ट के साथ। और ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाते हैं, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई में क्या होते हैं, सिंक्शर ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। अभी हम समझते हैं डायग्राम, जब तक आप, मैं आपको डायग्राम नहीं ना समझाऊंगा, आपको ये समझ नहीं आएगा, फिलहाल सिर्फ लिखें, ट्रोफोब्लास्ट इंटरेक्ट विद ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। ओके जी, डिसीजो अबसाइलिस की हमें समझ आ गई है। तो अब जरा मुझे बताएं कि ये जो थ्योरी मैंने लिखी है, डायग्राम की बात नहीं कर रहा, थ्योरी जो मैंने लिखी है इसकी समझ आई है या नहीं आई, थ्योरी में कोई पॉइंट रहता है या क्लियर हो गया, जल्दी बताएं, फिर मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ। डॉक्टर मुकद्दस को क्लियर हो गया है, डॉक्टर समीना भी बता रही है क्लियर हो गया है, और बाकी भी बता दे जरा, डॉक्टर अदनान को भी क्लियर हो गया। ओके जी, थ्योरी समझ आ गई है, लेकिन अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर होगा जब हम क्या करेंगे, जब हम डायग्राम देखेंगे। डॉक्टर जोहा, मैंने डिसीजन ऑफ साइलेंस वो वाली बताई है कि जो एंडोमेट्रियम, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसमें जो बेबी है वो कहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है, तो आपने कहना है डिसीजो अबसाइलिस, बेजल प्लेट पे। बेजल प्लेट वो वाली जगह है जहां पे बेबी ने क्या होना होता है, इम्प्लांट होना होता है। और वो क्या करती है, वो इंटरेक्ट करती है, सलाम दुआ लेती है, किस सलाम दुआ लेती है, ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ट्रोफोब्लास्ट ने बनाना होता है प्लेसेंटा, उसके वो क्या बनाता है, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई क्या है, फूलनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंक्सियोट्रोफोब्लास्ट होते हैं। अब आप कहते हैं कि यार सुन के अच्छा तो बहुत लगा लेकिन समझ नहीं आई। अब हम चलते हैं बुक पे, अब आपको समझ आएगी। ये आ गई आपकी बुक, ठीक है, अब आगे बुक, और ये आपकी बुक ने डायग्राम बनाई हुई है। जब तक आपके पीछे से बेस नहीं बनी होगी आपको ये डायग्राम नहीं समझ आ सकती, इसलिए मैंने आप पे ये 10-15 मिनट हमने इस चीज पे लगाए हैं। अब देखें, अब इसने पूरा एक प्लेसेंटा बनाया हुआ है, ठीक है, इसने पूरा एक प्लेसेंटा बनाया है, लेकिन अभी उसने ये जो एरिया है जिसको मैंने सर्कल किया है, दिस इज बेजल प्लेट, दिस इज बेजल प्लेट। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, ये देखो, इसने एक वर्ड लिखा हुआ है कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई किससे बनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट से। जो ट्रोफोब्लास्ट था उसने क्या बनाए, उसने कोरियोनिक विलाई बनाए। कोरियोनिक विलाई का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, एक फूल की तरह स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि क्या होता है, अंदर की तरफ उसके क्या होंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट, बाहर की तरफ क्या होंगे, सिंक्सियोट्रोफोब्लास्ट। तो अगर हम देखें कि उसने फर्क, हम इसको देखते हैं, ये देखो, ये क्या है, ये एक कोरियोनिक विलाई है, ये क्या है, एक कोरियोनिक विलाई है, एक कोरियोनिक विलाई है। कोरियोनिक विलाई किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। इसके अंदर की तरफ क्या होंगे, आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट होंगे, बाहर की तरफ क्या होंगे, बाहर की तरफ क्या होंगे, सिंक्सियोट्रोफोब्लास्ट होंगे। अब आप कहते हैं कि यार एक वर्ड हमने पढ़ा था ल्यूक्यूना, वो क्या होता है, तो हम ल्यूक्यूना को देखते हैं। देखो, जो आपके कोरियोनिक विलाई हैं, जो किससे मिलके बने हैं, जो किससे मिले बने हैं, ट्रोफोब्लास्ट से। इनमें होती हैं ब्लड वेसल्स, इनमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। ये देखो, ये जो ब्लड वेसल है, ये जो ब्लड वेसल है, ये जो रेड है, इट इज आर्टरी, और जो जो ब्लू है, इट इज वेन। और मुझे जरा बताएंगे कि आर्टरी में ऑक्सीनेटिव ब्लड होता है या वेन में ऑक्सीनेटिव ब्लड होता है जी, एनीवन, कोई बता सकता है कि ये जो आर्टरी है इसमें ऑक्सीनेटिव ब्लड होगा या वेन में, डॉक्टर मुकद्दस, दोबारा सोच के बताएं जी। डॉक्टर अदनान, डॉक्टर जबी और डॉक्टर काशिफ, आप भी थोड़ा सा सोच समझ के बताएं कि ये जो अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन है, इसमें ये एक्सेप्शन है या नॉर्मल है। नहीं पता, भूल गए हो, सीवीएस में पढ़ाया था यार, सीवीएस में पढ़ाया था। देखो, ये जो आपकी ये जो प्लेसेंटा की आर्टरी होती है ना, ये उलट होती है। प्लेसेंटा की आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और जो आपकी प्लेसेंटा की वेन है उसमें ऑक्सीनेटेड होगा, ठीक है, उसमें ऑक्सीनेटेड होगा, उसमें ऑक्सीनेटेड मतलब उलट है ये तो। मैंने आपको कहा था कि आपकी पूरी बॉडी में दो जगह पे एक्सेप्शन है, एक तो होगी प्लेसेंटा, दूसरे नंबर पे दूसरे कौन सा एक्सेप्शन है, पल्मनरी। जो पल्मनरी आर्टरी है तो वो आर्टरी, लेकिन उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। जो आपकी पल्मनरी वेन है उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। पल्मनरी और जो ये अम्बलाइकल है, ये दोनों एक्सेप्शन है, इनमें उलट होता है, बाकी सब में सेम होता है, आर्टरी में ऑक्सीनेटेड और वेन में डीऑक्सीनेटेड होता है। खैर, इसको छोड़ें और आप आए दोबारा कॉन्सेप्ट पे। देखो, अब ये जो कोरियोनिक विलाई है इसको मैंने फुल अब जूम कर दिया है। इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, कौन कौन सी चीज नजर आ रही है, एक आपको रेड रेड नजर आ रही है, दैट इज अम्बलाइकल आर्टरी। और ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रही है, दैट इज अम्बलाइकल वेन, ठीक है, ये क्या बेबी से आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी तरफ हम देखें तो क्या हो रहा है,
दूसरी तरफ हम देखें तो ये क्या है, ये जो आपको इस तरफ नजर आ रही है जहां पे मैंने टिक किया है, ये क्या है, मदर वाली साइड है, ये मदर का ब्लड है यहाँ पे। तो मदर की ये वाली मदर की ब्लड सप्लाई है, ये वाली बेबी की ब्लड सप्लाई है। तो अगर आप लोग पहले ये सोचते रहे हो कि जो बेबी का ब्लड होता है वो मदर के ब्लड में जाता है, फिर वो खुराक हासिल करता है, फिर वो वापस आता है, तो आप लोग गलत थे। ये दोनों कभी भी इन कांटेक्ट नहीं आते, ये दोनों कभी भी इन कांटेक्ट नहीं आते। तो फिर ये क्या होता है, देखो, जो बेबी का ब्लड होगा, जो बेबी का ब्लड होगा वो इस स्पेस में आएगा, ठीक है, इसमें जो बेबी का ब्लड होगा वो इस स्पेस में आएगा, जो कि किसमें होता है, जो कि किसमें होता है, कोरियोनिक विलाई में होता है। जो कोरियोनिक विलाई के अंदर, जो कोरियोनिक विलाई के अंदर स्पेस होती है, उसमें बेबी का ब्लड आता है। और मदर का ब्लड कहाँ आता है, मदर का ब्लड भी उसी स्पेस में आता है, ये देखो उसके इर्द गिर्द, और यहाँ पे सारा उसने बनाया हुआ है। क्या होती है, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होती है, बाकी न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को अभी हम पढ़ते हैं वो क्या होता है। लेकिन अब ये जो स्पेस है, ये जो यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे बेबी का और मदर का ब्लड दोनों सेपरेट हैं, लेकिन वहां पे बेबी और मदर का ब्लड आके रुकता है और एक्सचेंज होती है गैसेस की, इसको हम कहते हैं लेक्यूना। इसको हम क्या कहते हैं, लेक्यूना। तो दोबारा इसको सुने, मुझे पता आपको समझ नहीं आई। ये जो कोरियोनिक विलाई के अंदर स्पेस है, जो कोरियोनिक विलाई के अंदर स्पेस है, जहां पे क्या होता है, बेबी का ब्लड आके रुकता है और मदर का ब्लड दूसरी जगह पे आके रुकता है, और उन दोनों के दरमियान क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रन का एक्सचेंज होता है, इसको हम कहते हैं लेक्यूना। इसको हम क्या कहते हैं, लेक्यूना। और ये क्या है, एक, ये उसने क्या बनाया हुआ है, एक उसने बनाया हुआ है जी, अल्लाह भला करे, कोरियोनिक विलाई बनाया हुआ है। कोरियोनिक विलाई बनाया हुआ है। तो मुझे जल्दी से बताएं कि इसकी समझ आई है कि नहीं, कोरियोनिक विलाई की। ये जो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, जो मैंने सर्कल किया, इसकी समझ आई है या नहीं आई। डॉक्टर काशिफ को क्लियर हो गया, हर बाकियों को भी आई होप के बाद समझ आ चुकी है। हम आगे चलते हैं। अब उसने उसने ये बात बताई है कि यार एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। तो अब एक्सचेंज कैसे होता है ये हम पढ़ने लगे हैं। अब ये देखो, उसने बहुत आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि एक तरफ क्या होता है, मदर का ब्लड होता है, और एक तरफ क्या होता है, फीटस का ब्लड होता है। इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान एक जंक्शन होता है, इनके दरमियान क्या होता है, एक जंक्शन होता है। डॉक्टर हलीमा सादी, मैं आपको बताता हूँ, ये वही बात मैं बता रहा हूँ कि जो कोरियोनिक विलाई है, उसने ये देखो यहाँ पे उसने बनाया हुआ है। जो कोरियोनिक विलाई है, ये जो येलो येलो है, इट इज लेक्यूना, ठीक है, इट इज लेक्यूना। यहाँ पे आके बेबी का जो ब्लड होता है वो यहाँ के रुकता है फॉर गैसेस एक्सचेंज। और यहाँ पे ये जो मैंने ये वाला एरिया बनाया है, यहाँ पे मदर का ब्लड आता है। ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट पे तो नहीं आते, लेकिन इनमें जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। इस वजह से जो बेबी को चीजें चाहिए होती है, फर्ज करें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो मदर उसको ऑक्सीजन दे देती है। बेबी को कोई न्यूट्रन चाहिए होता है तो मदर उसको न्यूट्रन दे देती है। अब यही बात उसने और ज्यादा जूम करके यहाँ पे बनाई हुई है कि एक तरफ क्या होता है, मदर का ब्लड होता है, एक तरफ क्या होता है, फीटस का ब्लड होता है। अब होता क्या है, देखो, फीटस बेचारा खुद तो सांस नहीं ना ले रहा, अभी तो उसकी लंग्स भी काम नहीं कर रही और वो माँ के पेट में है। तो फीटस क्या करेगा, फीटस ऑक्सीजन किससे ले लेगा, मदर से ले लेगा। तो जो ऑक्सीजन है वो मदर से किस में आ जाती है, फीटस में आ जाती है। उसके अलावा उस वाटर, जो पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, आईजीजी, ये बहुत अहम बात लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि बताएं कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, जी, कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो आपके सामने अल्लाह के बंदों लिखी हुई है आईजीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो आपने कहना है आईजीजी, ठीक है, आईजीजी, 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 आईजीजी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, आईजीजी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। जो हमने पढ़ा था, हिमाटोलॉजी के स्टूडेंट्स बताएंगे कि हिमाटोलॉजी में हमने एक चीज पढ़ी थी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसमें क्या होता है, आईजीजी ही क्रॉस करती है। खैर, मुझे पता आप लोग भूले हुए हो क्योंकि हमने 3 महीने पहले पढ़ा था, तो आपने इसको रिवाइज कर देना। उसमें यही बात लिखी हुई है कि आईजीजी क्या करती है, क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। उसके जब वो क्रॉस करती है तो फिर वो तबाही फेर देती है। तो आईजीजी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके अलावा जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स और वायरसेस वगैरह इसको क्रॉस करते हैं, मदर से फीटस में आ जाते हैं। लेकिन जो फीटल ब्लड है, जो कि किस में पड़ा हुआ है, जो कि पड़ा हुआ है ल्यूक्यूना में, चूंकि फीटस क्या कर रहा है, फीटस ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है और उसके बदले में क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के किसमें आ जाती है, बाहर आ जाती है। उसके अलावा वाटर, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट्स और हार्मोन्स, ठीक है, तो ये सारे क्या है, मदर में आ जाते हैं। और इस तरह जो माँ है वो अपने बेबी को फूड प्रोवाइड करती रहती है। तो ये उसका एक सिंपल सा उसने मैकेनिज्म बताया हुआ है। आई होप कि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक तरफ जो दोनों ब्लड मिक्स नहीं होते, कभी भी किसी बंदे को ये नहीं कहना कि दोनों ब्लड मिक्स होते हैं, ब्लड मिक्स नहीं होते। जो फीटस ब्लड है वो लेक्यूना में आता है, और जो मदर का ब्लड है वो भी उसी में आता है। लेकिन इनके दरमियान क्या होती है, सेलुलर स्पेस होती है। और सेलुलर स्पेस कौन सी होती है, यही कोरियोनिक विलाई वाली स्पेस होती है। देखो यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, बाहर की तरफ कौन सा होगा, सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ कौन सा होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट। बाहर की तरफ सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, अंदर की तरफ कौन सा होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और इनके दरमियान क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ आ चुकी है।
अब हम बात करते हैं कि यार ये डिसिजुआ बेसिलस क्या होता है। अब डिसिजुआ बेसिलस क्या होता है, मैंने आपको कहा कि एंडोमेट्रियम की वो वाली लेयर, एंडोमेट्रियम की वो वाली लेयर जो कि क्या है, जहां पे प्लेसेंटा ने आके अटैच होना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिसिजुआ बेसिलस। उसको हम क्या कहते हैं, डिसिजुआ बेसिलस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, डिसिजुआ बेसिलस। अब डिसिजुआ बेसिलस क्या है, एंडोमेट्रियम की वो वाली लेयर है जहां पे प्लेसेंटा ने आके अटैच होना होता है, तो सिंपल सी बात है। अब हम डिसिजुआ बेसिलस की तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी डिसिजुआ होते हैं। जो यूट्रस होती है, इसके और भी लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स कौन सी होती हैं, वो लेयर्स आपकी बुक पे ना लिखी हुई है, ना डायग्राम बनी हुई है, लेकिन आपको आनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। उसको आपने बुक पे बना लेना है अच्छे से, फिर आपको ये समझ आएगी। तो ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये बहुत अच्छी किसी ने डायग्राम बनाई है, मैंने एक बुक से उठाई थी, अभी प्लेसेंटा नहीं बना। डॉक्टर साहब प्लेसेंटा बन गया है। जैसे इम्प्लांट होता है तो वैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है। देखो, अभी ये मैं आपको बता, देखो ये उसने ना एक स्कीमेटिक डायग्राम है, और इसी तरह आपने अपनी बुक पे बना लेनी है। ये क्या है, दिस इज सर्विक्स, ठीक है। ये क्या है, सर्विक्स है। जो ओपनिंग मतलब यूट्रस और जो वजाइना, इनके दरमियान जो ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। ये क्या है, वजाइना है, ठीक है, दिस इज वजाइना। तो ये है उसकी यूट्रस, ठीक है, जो उसने मतलब जो ऊपर वाली बनाई है, इट इज यूट्रस। अब इसमें उसने आपको समझाने की कोशिश की है कि डिसिजुआ बेसिलस क्या होता है, डिसिजुआ प्राइटालिस क्या होता है, और आपकी डिसिजुआ कैप्सुलरिस क्या होता है। तो इसको मैं आपको साथ साथ लिखवाता भी हूँ, आपने बुक पे लाजमी इसको लिखना है और समझना है। देखो, ये है आपका प्लेसेंटा, ठीक है, ये है प्लेसेंटा। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इट इज प्लेसेंटा। तो हमने अभी अभी बात की कि जहां पे प्लेसेंटा अटैच होता है, जहां पे प्लेसेंटा अटैच होता है, उसको उसको हम क्या कहते हैं, डिसिजुआ बेसिलस। उसको हम क्या कहते हैं, बेजल प्लेट या डिसिजुआ बेसिलस। और वो क्या है, मटरनल कंपोनेंट है, वो मदर का पार्ट है, वो क्या है, मदर का पार्ट है। ओके, डिसिजुआ बेसिलस। दूसरी बात, एंडोमेट्रियम की दोबारा सुने, एंडोमेट्रियम का वो वाला एपिथेलियम जो कि कवर करता है प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा को जो कि कवर करता है, एंडोमेट्रियम का वो वाला हिस्सा जो कि प्लेसेंटा को कवर करता है। ये देखो उसने यहाँ पे बनाया हुआ है, रेड क्या है, प्लेसेंटा है। और जो प्लेसेंटा को एंडोमेट्रियम की दीवार कवर करती है, उसको हम कहते हैं डिसिजुआ कैप्सुलरिस। उसको हम क्या कहते हैं, डिसिजुआ कैप्सुलरिस। ओके, ऐसी ऐसी एंडोमेट्रियम मतलब कि यूट्रस की वो वाला एपिथेलियम जो कि ना प्लेसेंटा को कवर करता है, ना उस पे आके अटैचमेंट होती है, मतलब बाकी जितनी भी उसकी वॉल ऑफ यूट्रस बच जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिसिजुआ पेरिटेलिस। डिसिजुआ पेरिटेलिस, दोबारा सुने, डिसिजुआ बेसिलस कौन सी होती है, जहां पे प्लेसेंटा आके अटैच होता है, जहां पे प्लेसेंटा क्या होता है, अटैच होता है। और ऐसी एपिथेलियम जो कि प्लेसेंटा को कवर करती है, उसको हम कहते हैं डिसिजुआ कैप्सुलरिस। उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल बनाती है जी, कैप्सुलरिस है वो। और ऐसी एपिथेलियम जो कि बाकी बच जाती है, जो कि ना कोई काम नहीं करती, ना वो कवर करती है, ना उस पे आके प्लेसेंटा अटैच होता है, उसको हम कहते हैं डिसिजुआ पेरिटेलिस। उसको हम क्या कहते हैं, डिसिजुआ पेरिटेलिस, डिसिजुआ पेरिटेलिस। ओके जी, अब हो गई ये बात। अब हम इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिखते हैं, जो कि आपने बुक पे लिखना है। सबसे पहले बेजालिस का मैंने आपको लिखवा दिया है कि बेजालिस क्या है, ड्राइव फ्रॉम एंडोमेट्रियम, या एंडोमेट्रियम से बनती है। मटरनल ब्लड इन लिक्यूना इसमें आता है, और यूट्रस एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड इंटरेक्ट विद ट्रोफोब्लास्ट। ये तो होगी सीधी बात। अब हम लिखते हैं कि डिसिजुआ कैप्सुलरिस क्या होता है, कैप्सुलरिस, ठीक है। कैप्सुलरिस के बारे में जो बातें मैं लिखवाने लगा हूं, इसको लिखो, या आगे आपके काम आएंगी। कैप्सुलरिस, डिसिजुआ कैप्सुलरिस। डिसिजुआ कैप्सुलरिस क्या है, ये एपिथेलियम है। जो एपिथेलियम है उसका यूट्रस का, वो क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है। वो क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है, प्रोलिफरेट करता है एंड सराउंड, ठीक है। वो क्या करता है, सराउंड कर लेता है किसको, प्लेसेंटा को। सराउंड कर लेता है किसको, प्लेसेंटा को। तो इसको हम कहते हैं डिसिजुआ कैप्सुलरिस, डिसिजुआ कैप्सुलरिस, इसको हम कहते हैं डिसिजुआ कैप्सुलरिस। उसके बाद एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं पेरिटेलिस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिटेलिस, पेरिटेलिस। पेरिटेलिस क्या है, पेरिटेलिस के उसने बारे में लिखा हुआ है कि ऑपोजिट वॉल ऑफ यूट्रस, इट इज ऑपोजिट वॉल ऑफ यूट्रस, ऑपोजिट वाल ऑफ यूट्रस, मतलब कि यूट्रस की जो प्लेसेंटा के बिल्कुल ऑपोजिट दीवार है, जो कि किसी काम नहीं आ रही, ना वो कवर कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी पेरिटेलिस, डिसिजुआ पेरिटेलिस। मैं आपको दोबारा डायग्राम दिखाता हूँ, आपने ये डायग्राम लाजमी बना लेनी है, फिर आपको याद रहेगा। डिसिजुआ बेसिलस कौन सी होती है, दैट इज डिसिजुआ बेसिलस वो वाली लेयर है जहां पे प्लेसेंटा अटैच होता है। कैप्सुलरिस कौन सी है, कैप्सुलरिस कौन सी है, दैट इज जो कि प्लेसेंटा को कवर करती है। डॉक्टर समीना कह रही हैं जी पेरिटेलिस क्या होती है, पेरिटेलिस ये होती है जो देखो, ये प्लेसेंटा ना, ये प्लेसेंटा, इसकी जो ऑपोजिट दीवार है, ऑपोजिट दीवार कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो उसकी यूट्रस की दीवार है, तो इसको हम कहते हैं पेरिटेलिस। ये क्या है, ये बड़े स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि पेरिटेलिस और कैप्सुलरिस में क्या फर्क होता है, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कट बताया है। जो कि कैप्सुलरिस को जो प्लेसेंटा को कवर करेगी, सी से आपने क्या याद रखना है, कवर करेगी, उसको हम कहते हैं कैप्सुलरिस।
और ऐसी ऐसी एपिथेलियम जो कि क्या करेगी, जो कि प्लेसेंटा के ऑपोजिट होती है, उसको हम कहते हैं डिसीजुआ पेरिटेलिस। उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजुआ पेरिटेलिस। मुझे बताएं जरा, समझ आ रही है या गड़बड़ हो गई है, जल्दी बताएं। ये डायग्राम की समझ आ रही है या गड़बड़ हो गई है? बताएं बताएं, जल्दी बताएं। डॉक्टर काशिफ को क्लियर हो गया है, बाकी भी बताएं। चलें जी, समझ आ रही है, ओके जी, समझ आ रही है। पेरिटेलिस की डायग्राम, पेरिटेलिस की डायग्राम ये है ना, देखो मैं आपको रेज करके दिखा देता हूँ। देख, ये रेज ही नहीं हो रही। अच्छा खैर, ये देखो, ये है, ये जो प्लेसेंटा के बिल्कुल ऑपोजिट वाली दीवार है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिसिजुआ पेरिटेलिस। उसको हम क्या कहते हैं, डिसिजुआ पेरिटेलिस कहते हैं। ओके जी, हम आगे चलते हैं। आपको पेरिटेलिस की भी समझ आ गई और आपको कैप्सुलरिस की भी समझ आ गई। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिलहाल इसको आपने सीख लें कि पेरिटेलिस क्या होता है, कैप्सुलरिस क्या होता है और बेसिलस क्या होता है। बेसिलस का आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बेबी है, बेबी कहाँ पे आके इम्प्लांट होता है, डिसिजुआ बेसिलस पे आके अटैच होता है। और ये क्या है, ये क्या, कब कहाँ से आती है? इट इज पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम की क्या है, एक लेयर है। एंडोमेट्रियम की क्या है जी, एक लेयर है। ओके जी, ये हो गया, हमारा सारा क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बुक से एक दफा रीड करवा देता हूँ कि आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है और हमने क्या पढ़ा है। तो ये आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि बुक ने, अल्लाह भला करे जी, उसने ये लिखा हुआ है कि ये जो आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या, इनर लेयर ऑफ कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई को आप अपनी बुक पे बना लें, आपको फिर याद रहेगा। कोरियोनिक विलाई क्या है, एक ना फूलनुमा स्ट्रक्चर है इस तरह। ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या बनाते हैं, कोरियोनिक विलाई। कोरियोन, कोरियोन से बनता है। अभी कोरियोन देखते हैं, कोरियोन क्या होता है। इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। और ये दोनों क्या है, ट्रोफोब्लास्ट से बनती हैं। इनके दरमियान क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। प्लेसेंटा की जो अम्बलाइकल वेन है और अम्बलाइकल आर्टरी होती है, ठीक हो गया, तो इट इज कोरियोनिक विलाई। अब आप कहते हैं कि यार इसको हम कोरियोन क्यों कहते हैं, इसको हम कोरियोन क्यों कहते हैं? तो ये बहुत अहम बात है। अब देखो, यहाँ पे ये कंसेप्ट एक लिखा हुआ है, कोरियोन एंड एमनियोन। कोरियोन एंड एमनियोन क्या होता है, तो मैं आपको एक दफा रीड करवा देता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ दोनों टर्म्स। तो कोरियोनिक विलाइन क्या है, ये कोरियोन से बनते हैं। और ये क्या है, दे आर स्पोर्टिंग, ये स्पोर्ट के लिए होते हैं, बाकी इनका कोई खास काम नहीं होता। लेकिन जो खास काम किनका होता है, सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट का। सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं, सेंथेसाइज करते हैं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। जो बीटा एचसीजी है वो प्लेसेंटा तो बनाता है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन कौन से सेल्स बनाते हैं, आपने कहना है सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट structurally similar to LH stimulates carpus luteum to secrete progesterone during first trimester। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रोजेस्टेरोन कौन बनाता है, कार्पस ल्यूटियम बनाता है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। ये एमसीक्यूज है सारे। उसके अलावा हमने पढ़ा कि इसमें क्या आता है, एमएससी क्लास 1 एक्सप्रेशन नहीं होती, इसमें एमएससी क्लास 1 नहीं होती, जिसकी वजह से जो मदर का इम्यून सिस्टम है उस पर एक्ट नहीं कर पाता। इसमें मदर का इम्यून सिस्टम एक्ट नहीं कर पाता, मदर का इम्यून सिस्टम एक्ट नहीं कर पाता। तो अब हो गई ये सीधी बातें कि ये तो हमें समझ आ गई है। अब मैं आपको एक ना वापस एक डायग्राम पे लेकर चलता हूँ और मैं आपको एक ना चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, कोरियोन एंड एमनियोन। इसने मुझे बड़ा तंग किया था, मुझे ना इसकी समझ नहीं आती थी कि यार